बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से कि अमेरिका के अंदर पॉलिसी के ऊपर किसका ज्यादा कंट्रोल है, अमेरिकन का या इंडियंस का। पाकिस्तान के हवाले से स्पेशली कि पाकिस्तान के हवाले से अमेरिकन खुद पॉलिसी बना रहे हैं या इंडियंस उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि इस तरह की पॉलिसी वगैरह बनाओ पाकिस्तान के हवाले से। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम आएंगे कि ये जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है जो चेंज हुई है पास्ट में, उसके बाद अमेरिकन पॉलिसी क्या है, इंडियन पॉलिसी क्या है, इंडियन को क्या खतरा है अफगानिस्तान के थ्रू, और जिसकी वजह से इंडियंस अपने सारे के सारे खौफ वगैरह अमेरिका को दे रहे हैं और अमेरिका को कह रहे हैं यहाँ से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसराइली भी वो सारी की सारी चीजें अमेरिकन को सेल कर रहे हैं। और उसके बाद अमेरिका कौन सी पॉलिसी लेने वाला है अफगानिस्तान के हवाले से, इससे ये भी पता चलता है हमें कि अफगानिस्तान के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर एक और जंग हो सकती है। इससे ये भी हमें पता चलता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता होना चाहिए कि अमेरिका के अंदर इंडियंस कितना इन्फ्लुएंस वगैरह कर रहे हैं, इंडियंस किस तरह की पॉलिसी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आईएसआई का एक्चुअल में काम है कलेक्ट करना, जो कि वो नहीं कर रही है। और ये ना कलेक्ट करने की वजह से हमें ये नहीं पता कि इंडियंस क्या करने के बारे में सोच रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से और अमेरिकन के कान कैसे भरे जा रहे हैं। इसकी वजह से अमेरिका की पॉलिसी अफगानिस्तान के ऊपर क्या होगी जो कि हमें भी डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी, क्योंकि हमारे सामने अफगानिस्तान एक ज्योग्राफिकल हिस्सा है हमारे पाकिस्तान का, जिसकी वजह से हम इसको खुद से डाइवोर्स नहीं कर सकते, खुद से अलग नहीं कर सकते। अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी होगा उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर बहुत जोर से आएगा, बहुत ताकत से आएगा। इसकी वजह से हमें यह पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है और अमेरिका के अंदर अफगानिस्तान के हवाले से क्या हो रहा है। ये वो चीजें जिसके ऊपर हम इस ऑडियो लॉग के अंदर डिटेल से बात करेंगे। अफगानिस्तान के ऊपर बात करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से। ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, आपके बैनुल-अक़वामी सिस्टम, ये सारा का सारा है एक रूल्स बेस्ड सिस्टम। रूल्स बेस्ड सिस्टम इस तरह से है कि यहाँ पर जो ताकतवर होता है वही कानून बनाता है और उसी कानून के मुताबिक सारे मुल्क चलते हैं। अगर ताकतवर के बनाए हुए कानून के मुताबिक दूसरे मुल्क नहीं चलते तो उनको पनिश किया जा सकता है, उनके ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगाए जा सकते हैं, उन्हें आइसोलेट किया जा सकता है, उनका कारोबार बंद किया जा सकता है, या उनके ऊपर जंगे वगैरह भी की जा सकती है, या ऑपरेशन रिजीम चेंज भी उन मुल्कों के अंदर किया जा सकता है। मतलब ताकतवर कानून बनाता है, उसी ताकतवर के कानून के मुताबिक सारे के सारे लोगों ने यानी आपके नेशन स्टेट्स ने एक्ट करना होता है। अगर आप उस ताकतवर के कानून के मुताबिक एक्ट नहीं करना चाहते तो आप भी उतने ताकतवर हो ताकि उस ताकतवर से ज्यादा ताकतवर हो या उसकी ताकत के बराबर ताकत रखते हो, जिसकी वजह से आप उसे इन्फ्लुएंस कर सके। अगर आप उससे ज्यादा ताकतवर नहीं है या उससे कम ताकतवर है तब भी आपकी बात नहीं मानी जाएगी और लोग आपके ऊपर यानी स्टेट आपके ऊपर ट्रस्ट वगैरह नहीं करेंगे और वो ज्यादा ताकतवर बंदे के पीछे यानी ज्यादा ताकतवर मुल्क के पीछे चलेंगे। इनिशियली ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम था ये सारा का सारा केओटिक था, एनार्की थी। मतलब यहाँ पर कोई रूल्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, कोई उसूल नहीं हुआ करते थे। ये बस ऐसे होता था माइट इज राइट, मतलब जो जहाँ पर ताकतवर है उसकी हुकूमत हुआ करती थी। मल्टीपोलर वर्ल्ड हुआ करती थी, दुनिया में छोटे छोटे ताकत के महवर हुआ करते थे और उन मुल्कों के सराउंडिंग में जो भी उनके ज्योग्राफी के ऊपर नीचे लोग आते थे वो सारे के सारे उनकी बातें ही ओबे करते थे, क्योंकि वो उनके सामने होते थे और उनसे ज्यादा ताकतवर मुल्क उनके ऊपर होते थे। सो उनकी बात मानने में ही उनकी खैरियत हुआ करती थी। अगर वो उनकी बात नहीं मानते थे तो वो मुल्क वगैरह तबाह हो जाते थे। फॉर एग्जाम्पल जापान के इर्द गिर्द ताइवान हुआ करता था, फॉर्मोसा उस टाइम के ऊपर उसका नाम था, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हुआ करता था, रशिया हुआ करता था। जापान थोड़ा सा ताकतवर हो चुका था उस टाइम के ऊपर और इस वजह से उन्होंने अपने इर्द गिर्द के तमाम तर मुल्कों को डंडा देके रखा हुआ था और वहां पर जापान की पॉलिसी ओबे होती थी। लेकिन इसी जापान के पैसिफिक थिएटर में अमेरिका की एंट्री हुई और अमेरिका जापान से ज्यादा ताकतवर निकला और अमेरिका जापान से ज्यादा ताकतवर निकला तो जापान को भी अपनी पॉलिसी एडजस्ट करनी पड़ी अमेरिका के मुताबिक, वरना जापान की भी खैर नहीं होती थी। इसीलिए जापान को बड़ा गुस्सा होता था, क्योंकि जापान तो पहले इस मोहल्ले का बादशाह था पैसिफिक का, लेकिन अमेरिका ज्यादा ताकतवर हो चुका था जापान से और वो यहाँ पर अपनी बादशाहत कायम करने के लिए आ रहा था, जिसकी वजह से जापान के अंदर एक रिजेंटमेंट थी, एक गुस्सा था और जो गुस्सा उनका फटा सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर और सीधा अमेरिका के पर्ल हार्बर के ऊपर हमला वगैरह कर दिया। तो जापान को पहले कई डेकेड से गुस्सा हुआ करता था अमेरिका के ऊपर, जो उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर खुलकर इजहार किया कि अमेरिका से हमारी नफरत है। वजह यह कि अमेरिका जापान की पॉलिसी को कंट्रोल करना चाहता था। जापान समझता था कि हम भी एक ताकतवर मुल्क है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अमेरिका ने साबित किया कि वो ज्यादा ताकतवर मुल्क है और उसके बाद जापान अमेरिका की पॉलिसी को ही टो करता है। सो इंटरनेशनल सिस्टम आपका ऐसे चलता है कि ताकतवर कानून बनाता है और उसी कानून के मुताबिक सबने चलना होता है। यहाँ पर जमहूरी रवायतों से या कंसेंसस से या जहाँ पर ज्यादा आबादी हो उसके मुताबिक वगैरह कानून नहीं बनते, बल्कि एक ताकतवर मुल्क होता है, इस वक्त अमेरिका है, वो सारा का सारा कानून बनाता है जिसके मुताबिक आपके यूरोप तमाम तर ममालिक वगैरह चलते हैं और ताकतवर के साथ मोस्ट ऑफ द ममालिक अलाई करते हैं खुद को। फॉर एग्जाम्पल आपके मिडिल ईस्ट के ममालिक देख
देख लीजिए, वो सारी की सारी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के ऊपर रिलाय करते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है मिडिल ईस्ट के ऊपर, यानी यूएई के ऊपर, कतर के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर, क्योंकि वो अपने सिक्योरिटी के लिए रिलाय करते हैं अमेरिका के ऊपर। इसी तरह से आप यूरोप के अंदर देख लीजिए कि यूरोप का सबसे बड़ा फड्डा चल रहा है रशिया के साथ। तो रशिया से बचने के लिए यूरोप को रिलाय करना पड़ता है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका फिर इनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी वगैरह देता है और यूरोप को कहता है कि तुम अगर रशिया से लड़ोगे तो तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, फिर मैं जब तुमको खुद के साथ अलाय करूंगा तो तुम्हारी ताकत और बढ़ जाएगी और रशिया डर जाएगा। सो इस तरह से अमेरिका ने एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिया हुआ है यूरोप को, जिसकी वजह से ये जो पूरा का पूरा आपका इंटरनेशनल ऑर्डर है वो सारा का सारा अमेरिका के कंट्रोल में है, क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब ये तो आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन समझाने के हवाले से था कि केओटिक सिस्टम था पहले, केओटिक सिस्टम के बाद मल्टीपोलर सिस्टम आया, मल्टीपोलर सिस्टम के बाद बाइपोलर सिस्टम आया, यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका थे, उसके बाद आपका यूनिपोलर सिस्टम है, और यूनिपोलर सिस्टम के अंदर रूल्स बेस्ड सिस्टम चलाया जा रहा है, जो कि अमेरिका की तरफ से चलाया जा रहा है। अमेरिका कानून बनाता है और दुनिया उसको ओबे करती है, और जो नहीं करता फिर अमेरिका उसकी सेटिंग वेटिंग कर देता है, मतलब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता है। अब आप इस इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर आप इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को देख लीजिए। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप को अगर आप इस इंटरनेशनल सेटअप के अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया को पहले दिन से क्लियर था कि हमें पाकिस्तान को टैकल करने के लिए अपनी मिलिट्री पावर के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा, और इंडिया बड़ा तेजी से अपना मिलिट्री पावर बढ़ाता आ रहा था, ये सिंस 1947 के हवाले से। इनिशियल डेज में इंडिया को लगता था कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होगा, चल नहीं सकेगा, और फिर अल्टीमेटली ये खुद ही हमारे पास आ जाएंगे कि यार हमारे पास पैसे वगैरह नहीं है, आपके मुताबिक चलेंगे। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान ने कुछ सीटो और सेंटो जैसे पैक्स वगैरह साइन किए अमेरिका के साथ, और फिर अब पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाई, जिसकी वजह से इंडिया को बड़ा खतरा हुआ। फिर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर बन गया, इंडिया को और ज्यादा खतरा हुआ, और इंडिया को लगा कि पाकिस्तान एक स्टेब्लिश्ड स्टेट है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, और पाकिस्तान एक क्रेडिबल और पोटेंट थ्रेट है इंडिया की हेजेमोनी को, जो कि इंडिया इस साउथ एशिया रीजन के अंदर रखना चाहता है, जिसकी वजह से इंडिया ने बड़ा ही डिप्लोमेटिक मैन्यूवर्स करना शुरू कर दिए। पहले इंडिया हमें थ्रेटन करता था, ये मैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स के एक्सप्लोजन से पहले की बात कर रहा हूं, हमें थ्रेटन करता था कि हम मिलिटरीली आपको सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम आपको देख लेंगे, हम जंग कर देंगे आपके ऊपर, आपको देख लेंगे। आए दिन जंग की धमकियां वगैरह देता रहता था। जब ये साउथ एशिया न्यूक्लियर थिएटर बन गया, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर बम्स आ गए दोनों मुल्कों के पास, फिर इंडिया को रियलाइज हुआ कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर तो अनविनेबल है, कोई भी नहीं जीत सकता न्यूक्लियर वॉर। तो यहाँ पर तो मिलिट्री का ऑप्शन ही गुम हो चुका है। तो यहाँ पर इंडिया ने सोचा कि अगर हमने मिलिट्री करनी भी है, यानी मिलिट्री एक्शन वगैरह करना है, तो बड़ा स्पेसिफिक और आइसोलेटेड एरिया के अंदर मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं, और जिसको हम फुल स्केल जंग के थ्रेशोल्ड से नीचे रखकर कर सकते हैं। मतलब इतना छोटा मिलिट्री एक्शन हम कर सकते हैं कि जो जंग में ट्रांसलेट ना हो, जैसे आपका बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हो गई। सो इतनी छोटी मिलिट्री एस्केलेशन हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर मेजर मिलिट्री एस्केलेशन हो गई तो फिर हम दोनों मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो जाएंगी, और न्यूक्लियर वॉर अनविनेबल है। सो इंडिया को ये एग्जैक्टली पता था कि मिलिट्री सॉल्यूशंस इस रीजन के अंदर पाकिस्तान के हवाले से बड़े लिमिटेड हो चुके हैं। सो डायरेक्ट कॉम्बैट वगैरह नहीं हो सकती। फिर इंडिया ने दो सिस्टम अपनाए। पहला सिस्टम ये था कि पाकिस्तान के अंदर से ही बगावतें करवाई जाए, मतलब कुछ ऐसे एक्सप्लोसिव एलिमेंट्स पाकिस्तान के अंदर प्लांट किए जाए और उनको प्रमोट किया जाए, जिसके थ्रू पाकिस्तान के स्टेट को अंदर से ज्यादा खतरा पैदा हो जाए। मतलब पाकिस्तान की मिलिट्री पहले अपनी इग्नोरेंस में, एरोगेंस में जो भी पॉलिसी चला रही थी, इंडिया उसको बड़ा डिटेल से स्टडी कर रहा था और उस पॉलिसी के वीकनेसेस को पॉइंट आउट कर रहा था कि इस पॉलिसी से पाकिस्तान की ये पॉपुलेशन का सेगमेंट आइसोलेट हो रहा है, इस पॉलिसी से पाकिस्तान की पॉपुलेशन का ये वाला हिस्सा आइसोलेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा था कि इंडिया ने वहां से फायदा उठाना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान का 9/11 से पहले आपके ये जो भी तालिबान थे, मिलिटेंट थे, आपके रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थे, पाकिस्तान स्टेट का यानी पाकिस्तानी आर्मी का, गवर्नमेंट का या एस्टेब्लिशमेंट का अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे इन तमाम तर लोगों से, लाल मस्जिद के ऊपर। लेकिन जब 9/11 हुआ, अमेरिका ने डंडा दिया, तो पाकिस्तान ने ओवर द नाइट मुशर्रफ के कहने के ऊपर 180 डिग्री का पॉलिसी टर्न ले लिया। पाकिस्तान को ये पॉलिसी बनानी भी थी तो पाकिस्तान को बड़ा स्लोली, ग्रेजुअली बनानी थी। पाकिस्तान को ये पॉलिसी तकरीबन 5 से 6 साल तक आराम से लेकर चलनी थी, कोई मेजर एस्केलेशन वगैरह नहीं करनी थी। लेकिन मुशर्रफ जैसा नालायक बंदा बैठा हुआ था, जिसको कोई परवाह नहीं थी कि डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन क्या है, उसने ओवर द नाइट सारी की सारी पॉलिसी चेंज कर दी, जिसकी वजह से यह हुआ कि जो लोकल लोग थे, जिनके साथ आर्मी के ताल्लुकात थे, वो बिटरे महसूस हुए कि यार हमें तो धोखा दिया गया, और नेले पे देला ये कर दिया मुशर्रफ ने कि लाल मस्जिद ऑपरेशन कर दिया, जिसकी वजह से सारे के सारे जो आपके मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, जिसके साथ आपके लिंक थे, या जो आपके रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थे, जो पहले आपकी आर्मी को सपोर्ट करते थे, जिनकी हमने जहादी मेंटेलिटी बना दी थी, वो सारे के सारे पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हो गए कि यार पाकिस्तान आर्मी तो दुश्मन हो गई हमारी। जैसे इस वक्त पीटीआई के लोग आर्मी के खिलाफ खड़े हुए हैं कि आर्मी ने उनकी पीठ में खंजर घोपा है। ये पहले कह रहे थे कि हम करप्शन से खात्मा कर देंगे पाकिस्तान का, और अब जाकर इन्हीं करप्ट टोलों के साथ बैठ गए। सो इसी तरह से उन जहादियों को भी
आर्मी ने यही कन्विंस किया था कि हम पहले अमेरिका के साथ चल रहे थे, फिर हम आप जहादियों के साथ थे और इंडिया का हम खात्मा कर देंगे, इंडिया से कश्मीर ले लेंगे। लेकिन आर्मी ने इन्हीं की पीठ में खंजर घोंप दिया, जिसकी वजह से ये सारे के सारे आर्मी से नाराज हो गए। फिर ये सब लोग नाराज होकर गए कहा, अमेरिका पाकिस्तान को प्रेशर डालता रहा कि तुम इनके खिलाफ कार्रवाई वगैरह करो और इन सारे के सारे जहादी एलिमेंट को खत्म करो। लेकिन अमेरिका की मुनाफिकत देखें कि ये सारे के सारे लोग जब अफगानिस्तान के अंदर बैठे तो अमेरिका ने कभी भी इनके ऊपर हाथ वगैरह नहीं डाला, ना इनके ऊपर कोई अटैक वगैरह किए, ना इनको डिसमेंटल करने की कोशिश की, कुछ भी नहीं किया। अमेरिका ने भी गुड तालिबान और बेड तालिबान की पॉलिसी कैरी आउट की। यहाँ पर अमेरिका हमें अक्यूज करता रहा क्योंकि हमारे मीडिया के ऊपर नैरेटिव कमजोर है और हमारी आर्मी तो भोंदू है, इनको तो कुछ पता भी नहीं होता कि हमारा नैरेटिव कितना कमजोर है। अमेरिका ने यह प्रमोट कर दिया कि पाकिस्तान के पास गुड तालिबान और बेड तालिबान है, हालांकि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका भी गुड तालिबान और बेड तालिबान रख के बैठा हुआ था। बेड तालिबान वो थे जो अमेरिकन से लड़ रहे थे, जो कि मुल्ला उमर के पीछे थे, जो अफगान तालिबान जिसे हम कहते हैं, और गुड तालिबान वो थे जो कि अशरफ गनी जिनको सपोर्ट करता था, जिसको हम टीटीबी कहते हैं, और जिनको इंडिया सपोर्ट करता था। अशरफ गनी के थ्रू इंडिया ने अपना पूरा का पूरा ताकत और असल रसूख अफगानिस्तान के अंदर बढ़ाया। अशरफ गनी से पहले हामिद करजई के थ्रू बढ़ाया, हामिद करजई को पैसे के ऊपर पैसे दिए और उन्होंने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज वगैरह बनाई, जैसे आपके यहाँ पर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी बनाते हैं, और हामिद करजई ने, अशरफ गनी ने ये सब कुछ वहां पर किया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि वहां पर इंडिया ने जलालाबाद के अंदर अड्डे कायम करना शुरू कर दिए और जितने लोग पाकिस्तान के अंदर नाराज हुए थे पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, रिलीजियस सर्किल के, उन सबको वहां पर ट्रेन करके टीटीबी बनाई। फिर वो सारी की सारी जंग को ट्रांसलेट किया गया पश्तून के अंदर कि यार ये पश्तूनों के ऊपर हमला हो रहा है, और फिर वो फाटा और वाना के इलाकों को प्रोवोक किया गया जो कि पहले से ही डिस्टेबलाइज थे, ज्यादा आपके मेन स्ट्रीम के अंदर नहीं थे, और उनको जब प्रोवोक किया गया तो वहां पर इंसर्जेंसी बढ़ गई, जिसका इंडिया ने बड़ा रज के फायदा उठाया। और माइंड यू अमेरिका को पता था कि इनके ट्रेनिंग कैंप जलालाबाद के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर है, अमेरिका ने कभी उनके ऊपर एक्शन वगैरह नहीं लिया, उल्टा पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डालता रहा कि इनसे तुम लड़ते रहो, लेकिन खुद इनको सेफ जोन अफगानिस्तान के अंदर देता रहा। और जब अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला गया कि यार तुम इन लोगों के खिलाफ एक्शन वगैरह नहीं करते, तुम्हारे पास मिलिट्री वगैरह है, तो पता है अमेरिका क्या कहता था पाकिस्तान को, अफगानिस्तान के अंदर एक प्रेसिडेंट है, उसकी गवर्नमेंट है, हमारी बड़ी लिमिटेड मैंडेट है, हम सिर्फ अलकायदा के पीछे जा रहे हैं और तालिबान के पीछे जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट है, ये अभी इंटरनेशनल टेररिस्ट वगैरह डिक्लेयर नहीं हुए हैं। सिंपली पुट ये कहते थे कि ये हमारे मैंडेट में नहीं है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स में नहीं है, मतलब दोगली पॉलिसी हमारे साथ करते थे। हमें कहते थे कि इनसे लड़ो और खुद उनको सेफ हेवन देकर बैठे हुए थे अफगानिस्तान के अंदर। और फिर मीडिया के ऊपर नैरेटिव ये प्रमोट होता था कि पाकिस्तान के पास पॉलिसी है कि गुड एंड बेड तालिबान है, अमेरिका के पास ये पॉलिसी नहीं है कि गुड एंड बेड तालिबान है। हालांकि अमेरिका के पास भी यही पॉलिसी थी कि गुड एंड बेड तालिबान है, और अमेरिका गुड तालिबान उनको समझता था जो इंडिया की पॉलिसी को कैरी आउट करते थे। और अमेरिकन जब भी इन गुड तालिबान के ऊपर जो जलालाबाद के अंदर बैठे हुए थे उनके ऊपर कार्रवाई करता तो इंडियंस डांट देते अमेरिकन को, हम चाइना के ऊपर आपकी मदद नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। सो इंडियंस का इतना इन्फ्लुएंस हुआ करता था अमेरिकन के ऊपर कि अमेरिकन चुप हो जाते थे और इंडियंस को जो भी तमाशा करना था अफगानिस्तान के अंदर वो करने देते थे, और फिर पाकिस्तान को डैमेज होता था। इसके अलावा ये होता था कि आपके बीएलए के भी सारे के सारे लोगों को सपोर्ट करते थे इंडियंस, वहां पर भी अलग टेररिज्म हो रहा था। फिर उन्होंने ये किया कि एमक्यूएम के साथ हाथ मिला लिया और एमक्यूएम को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और एमक्यूएम के थ्रू पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट स्ट्रक्चर नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया, जहां से ये डेटा कलेक्ट करते थे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे इंडियंस। इन शॉर्ट पूरी की पूरी तरह पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते थे। अब ये था हमारी नेशनल सिक्योरिटी का फेल्यूर, ये था हमारी आईएसआई का सबसे बड़ा फेल्यूर कि वो नाकाम रहे इंडिया को अफगानिस्तान में पेनिट्रेट करने से, और वो नाकाम रहे इंडिया को पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के दूर रखने के लिए। मतलब इंडियन एजेंसीज आपकी बलूचिस्तान में भी इन्वॉल्व हो गई, आपके फाटा में भी इन्वॉल्व हो गई, आपके कराची में भी इन्वॉल्व हो गई, आपके साउथ पंजाब के सबब डिस्ट्रिक्ट्स में भी इन्वॉल्व हो गई। मतलब इन शॉर्ट आपकी ऐसी की तैसी कर रही थी, लेकिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियां बुरी तरह से नाकाम हो गई ये प्लेन अनकवर करने में, इस तरह से इंडिया को रोकने में। सो ये हमारी आईएसआई का एक फेल्यूर है। अब ये पाकिस्तान को कॉर्नर करने के हवाले से ये इंडिया की पॉलिसी का एक हिस्सा था कि पाकिस्तान को अंदर से ही तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए। दूसरा हिस्सा इंडिया का क्या था? दूसरा हिस्सा इंडिया का यह था कि हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खत्म करना है। अब इकोनॉमी को खत्म करने के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट नेटवर्क वगैरह फैलाया, टेररिज्म वगैरह किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जितनी भी इकोनॉमिक ग्रोथ थी, इन्वेस्टमेंट आ रही थी फॉरेन से, वो सारी की सारी खत्म हो रही थी। दूसरा उन्होंने काम यह किया कि पाकिस्तान के जो मिडिल ईस्ट के साथ ताल्लुकात थे उनको टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम करना शुरू कर दिया। मतलब यूएई के साथ अलग से पॉलिसी बनाई, सऊदीया के साथ अलग से पॉलिसी बनाई, कतर कुवैत वहां पर पॉलिसी बनाई, इराक के साथ पॉलिसी बनाई। फिर इनको कन्विंस किया कि पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है लेकिन इतना अच्छा मुसलमान मुल्क वगैरह नहीं है, तो इसीलिए आपको हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली मिडिल ईस्ट के अंदर इंडिया की पॉलिसी पेनिट्रेट करती गई और ये इंडिया की पॉलिसी का कंटिन्यूएशन है। मतलब इंडिया ने ये पॉलिसी बनाई थी 2001 में और अब जाकर चलते चलते ये देखे 2022 में ये अपने फ्रूट्स वगैरह देना शुरू कर रही
है इंडिया को। सो आप देखेंगे कि पॉलिसी की कंटिन्यूएशन से आपको फ्रूट्स भी मिलते हैं, आपको फायदे भी मिलते हैं। फिर इंडिया ने यूरोप के अंदर पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज प्रमोट करना शुरू कर दिया। यूरोप तो चलो वैसे भी आपके खिलाफ ही हुआ करता था, लेकिन फिर भी वहां पर सक्सेसफुल हो गया इंडिया। उसके बाद जो अमेरिका था, जो ट्रेडिशनली आमतौर के ऊपर हमें बचाता आ रहा था इंडिया से और हमारी हिमायत करता आ रहा था, मतलब इंडिया को भी कभी कभार डांट देता था और पाकिस्तान को बचा के रखता था, अमेरिका के अंदर इस तरह से इन्फ्लुएंस किया कि अमेरिका की सारी पॉलिसी पाकिस्तान के हवाले से अब इंडियंस बना रहे। और इंडियंस कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर आपकी ये पॉलिसी होगी, ये पॉलिसी नहीं होगी, तो अमेरिकन कह रहे जी हुजूर जिस तरह की आप पॉलिसी कहेंगे हम बना देंगे, आप भी बदले में हमें थोड़ी सी पॉलिसी के ऊपर लेवरेज दे कि चाइना के ऊपर जो आपकी पॉलिसी होगी वो हम बनाएंगे। इस तरह से गिव एंड टेक करके इन्होंने एक दूसरे को एडजस्ट किया हुआ है। अब ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर आप फंस गए। अब आपके पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए कि आप इस पूरे दलदल से निकल सके, आप एक रिलायबल पावरफुल स्टेट बन सके जिसके ऊपर मिडिल ईस्ट को ट्रस्ट हो, जिसके ऊपर अमेरिका को ट्रस्ट हो, जिसके ऊपर यूरोपियन ममालिक को ट्रस्ट हो, जिसके अंदर ये पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन ना हो, जिसके अंदर ये नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिविटीज ना करते फिरे। जब आप लोग ये कर देंगे तब आप जाकर एक पावरफुल स्टेट बन जाएंगे और पावरफुल स्टेट बनने की वजह से इंडिया की जितने भी प्लेन्स है वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। आप इंडिया के प्लेन्स को बाय डिप्लोमेटिक मींस भी चैलेंज कर सकते हैं और बाय इकोनॉमिक मींस भी चैलेंज कर सकते हैं। आप इंडिया के ये सारे के सारे प्लेन्स खत्म कर सकते हैं ओवर द नाइट अगर आपके पास नेशनल पावर हो, मतलब आप एक ताकतवर रियासत हो, आपकी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन से बड़ी हो, आपकी फौज का साइज बढ़ाओ, आप पैसे अफगानिस्तान के ऊपर भी खर्च कर रहे हो, जिसके बाद आप इंडिया के सारे डिजाइन खत्म कर सकते हैं। ये जितना भी इंडिया का ऑफेंसिव है जो उसने 20 साल लगाए जिसको लॉन्च करते हुए, जिसके ऊपर उन्होंने 20 साल से काम किया है, वो सारा का सारा आप ओवर द नाइट खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसको खत्म करने के लिए आपको इंटेलिजेंस एजेंसियों की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। आपकी आईएसआई को ये इन्फिल्ट्रेट करना पड़ेगा कि अमेरिका के अंदर इंडिया किस तरह की पॉलिसी बनाना चाहता है अफगानिस्तान के हवाले से, अफगानिस्तान को अमेरिका के थ्रू इंडिया कैसे दोबारा गेन करना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन को इंडिया कैसे प्रमोट करना चाहता है। ये वो चीजें हैं जो आपको दोबारा से देखनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पर मैं आपको बताता हूं कि आईएसआई के ये फेल्यूअर्स हैं। 2001 से लेकर 2022 तक आईएसआई के मुसलसल फेल्यूअर्स हैं। हम टेक्टिकल लेवल के ऊपर, मतलब छोटे छोटे इंसर्जेंट्स को मारने के ऊपर तो हम कामयाब हो गए कि ये इंसर्जेंट है बीएलए का हमने मार दिया, ये फला इंसर्जेंट है टीटीपी का हमने मार दिया, एमक्यूएम के ये इंसर्जेंट है हमने मार दिया। ये है टेक्निकल ऑपरेशंस, हम ये करने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिकली जो इंडिया की ब्रॉडर स्ट्रेटेजी है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आइसोलेट किया जा सके, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जा सके, पाकिस्तान की पॉलिसी अफगानिस्तान के ऊपर कामयाब न होने पाए, अमेरिका को हमेशा इंडिया के पॉकेट में रखा जा सके, ये वो ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक डिजाइन है इंडिया के जिसको हमने काउंटर करना है। और ये वो चीजें हैं जो आईएसआई का काम है कि इंडिया के हमने ये स्ट्रेटेजिक डिजाइन कैसे काउंटर करने, जो आईएसआई बिल्कुल भी नहीं कर रही। आईएसआई तमाशा बना के बैठी हुई। मैं आपको आईएसआई के और ज्यादा नाकामियां गिनवाऊंगा। बांग्लादेश आईएसआई की नाकामी है, कश्मीर हासिल न करना आईएसआई की नाकामी है, बलूचिस्तान की सेपरेटिस्ट मूवमेंट आईएसआई की नाकामी है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन आईएसआई की नाकामी है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का श्रिंक होना, पाकिस्तान का फॉरेन इन्फ्लुएंस श्रिंक होना मिडिल ईस्ट के ऊपर आईएसआई की नाकामी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बुरी हालत आईएसआई की नाकामी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आईएसआई की नाकामियां हैं। लेकिन एक्चुअली में ये जो स्ट्रेटेजिक डिजाइन है इसको ना अनकवर करना ये आईएसआई की बड़ी नाकामी है कि यार आपको पता ही नहीं चल रहा कि इंडिया के डिजाइन क्या है। अब देखें इंडिया ने अपने आप को मिडिल ईस्ट के अंदर एडजस्ट करना शुरू कर दिया, मिडिल ईस्ट के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में कम होता जा रहा है। तो ये आईएसआई को नहीं पता था कि हमारा इन्फ्लुएंस क्यों कम होता जा रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। ये आईएसआई की नाकामी नहीं है। ये आईएसआई को नहीं पता था कि बीएलए और अफगानिस्तान के अंदर क्या कनेक्शन हो रहे हैं और इंडिया किस तरह से सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका किस तरह से अपना सपोर्ट इंडिया को कराए कि हाँ ये काम करते रहो पाकिस्तान के साथ। ये आईएसआई की नाकामी नहीं है। तो आईएसआई ने कौन सी काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार की इंडिया को रोकने के लिए? हमारी काउंटर स्ट्रेटेजी ये हो सकती थी कि हम अपने आप को इकोनॉमी की तौर के ऊपर पावरफुल करें, हम अपना नेशनल पावर बढ़ाएं। अगर हम नेशनल पावर बढ़ाएंगे तो हम ज्यादा ताकतवर मुल्क बन जाएंगे, जिसकी वजह से अमेरिका को यह सोचने के ऊपर मजबूर किया जा सकेगा कि देखें पाकिस्तान को आप इस तरह से अंडरमाइन नहीं कर सकते, पाकिस्तान एक पावरफुल मुल्क है, आप पाकिस्तान को इंडिया की हेजेमोनी के अंदर सरेंडर नहीं कर सकते। पाकिस्तान की एक अपनी नेशनल सॉवरेनिटी है, पाकिस्तान का अपना नेशनल पावर है, पाकिस्तान अपनी नेशनल और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कैरी आउट कर सकता है इस रीजन के अंदर, जिसकी वजह से अमेरिका भी इंडिया को कह देता कि हम हद से ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकते। अब क्या कर रहा है अमेरिका? अब अमेरिका को पॉलिसी बनाकर दे रहा है इंडिया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर फ्रेम्स है इनके ऊपर पाबंदी लगाओ, पाकिस्तान की फला फ्रेम है ये करे इसके ऊपर पाबंदी लगाओ, पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है ये पाबंदी लगाओ, पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है ये पाबंदी लगाओ, पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर ये पॉलिसी लेकर चल रहा है, अमेरिका को इंडिया कहता है इसके ऊपर भी पाबंदी लगाओ, पाकिस्तान ये करा है इसके ऊपर पाबंदी लगाओ, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर ये करा है इसके ऊपर ये पाबंदी लगाओ। सो सारा का सारा अमेरिका तो इंडिया चला रहा है पाकिस्तान के हवाले से। सो ये वो चीजें हैं जो आईएसआई ने काउंटर करनी थी। हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट, फॉरेन ऑफिस बिल्कुल
बिल्कुल सही रिपोर्टें प्रोड्यूस करता है। आईएसआई उन रिपोर्ट्स को वेरीफाई नहीं करती, आर्मी चीफ को कख पता नहीं होता कि फॉरेन डिप्लोमेसी कैसे कैरी आउट की जाती है, आपकी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, इलिजिटिमेट गवर्नमेंट होती है, और इमरान खान का आईक्यू लेवल 100 से नीचे है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे दलदल में हम फंसते जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक और वार्निंग दे रहा हूँ कि अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिकन पॉलिसी बहुत तेजी से आएगी और बड़ी खतरनाक पॉलिसी आएगी, जो प्रो इंडियन पॉलिसी होगी अफगानिस्तान के हवाले से, और यहाँ पर दोबारा जंग होगी, दोबारा तसादुम होगा। सो आईएसआई को, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को प्रिवेंटिव एक्शंस लेने चाहिए कि अगर यहाँ पर अमेरिका की दोबारा से पॉलिसी वही होती है तब हमने क्या करना है। और अफगान तालिबान को भी वार्न कर देना चाहिए कि भाईजान आपके साथ भी ये कुछ हो सकता है, सो मेहरबानी करके तैयारियां वगैरह कर लीजिए। ये वो चीजें हैं जो हमने सोचनी है। उल्टा हम लोग पता नहीं कहां किस दलदल में फंसे हुए हैं। शहबाज आएगा, मियां आएगा, ये आएगा, इनकी क्या हैसियत है यार। और ये जो काम होते हैं ये सारे के सारे आपके इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस के काम होते हैं, आईएसआई का काम होता है, फॉरेन ऑफिस का काम होता है, इन दोनों को मिलकर ये काम करना पड़ता है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर तो ये सब कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ पर तो सिर्फ तमाशा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा नेशनल पावर कम होता जा रहा है, नेशनल इन्फ्लुएंस खत्म होता जा रहा है, हमारा ग्लोबल इन्फ्लुएंस खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से हम छोटा सा छोटा मुल्क बनते जा रहे हैं। सो ये वो चीजें हैं जिनको हमने करेक्ट करना है। उम्मीद करता हूं इमरान खान को ये बातें समझ में आएंगी ग्लोबल लेवल की, और फिर वो प्रिवेंटिव एक्शन वगैरह लेगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।